हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक क्रिएटिंग फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 17 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर, MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments, let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है क्रिएटिंग फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये जो टॉपिक है ये आपका इस यूनिट का यूनिट 17 का लास्ट टॉपिक भी है। सो लेट अस बिगिन। Now, the organizational climate, it influences the level of morale, attitude which members of the organization bring to bear on their work, परफॉर्मेंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है उससे जो है हमारा जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का जो वर्क परफॉर्मेंस है और उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वो किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ, दूसरे अपने पीयर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, उसका पूरा मोटिवेशन, उसका बिहेवियर पैटर्न, सबको जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। जो भी उसका एटीट्यूड हो गया, मोरल हो गया, वर्क परफॉर्मेंस हो गया, इन सबको क्या अफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। ठीक है, सो एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बनाना देखो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होगा तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय जो है चैन से काम कर पाएगा। ठीक है, उसका दिमाग जो है शांत रहेगा और वो अच्छे से काम कर पाएगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा। नाउ दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो खुश रहे, खुशी खुशी वो काम करे, उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हमने बना के रखा हुआ है वो जो गोल है वो क्या हो जाए, वो अचीव हो जाए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है, एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट माइट बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट सच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज, तो हम देखते हैं कि जो हम बोल रहे इतनी देर से कि एक हेल्दी वर्क क्लाइमेट होना चाहिए, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि द इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पर्सनल गोल्स। एक इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में और जो पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स है उनमें। ठीक है, वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग होगा तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय जो है अपना पर्सनल गोल में लग जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल वहीं का वहीं छूट जाएगा। सो इंटीग्रेशन जो होना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Next, a flexible structure with a network of authority, control, communication and with autonomy for individual members. So, एक जो नेटवर्क है, मतलब एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिंपल बात है कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे कंट्रोल, कम्युनिकेशन जो है वो सारा जो है प्रॉपर तरीके से हो। नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज अप्रोप्रिएट टू पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन। तो आपका जो लीडरशिप स्टाइल है, आप किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हो। डेमोक्रेटिक हो गया आपका, हमने देखो बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल पड़े हुए हैं ना। डेमोक्रेटिक हो गया, किसी भी तरीके का हो सकता है, आप ऑटोक्रेटिक हो सकते हो, बेनेवोलेंट हो, कोई भी तरीके का लीडरशिप स्टाइल हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से, जैसे वो तुगलक डिसीजंस वगैरह बोलते हैं, एकदम से आपने ऐसे डिसीजन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का लोग किस तरीके का है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम किस तरीके का है, वहां का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या गोल अचीव कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा कि आप क्या किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल है वो अडॉप्ट करते हो। सो the style that you adopt, it should be appropriate to the particular working situation. Next, there should be mutual trust होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि सारे लोगों के बीच में, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबके बीच में क्या हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट हो। ठीक है, जितने भी फंक्शनरीज हैं उनके बीच में सपोर्ट हो, सारे फंक्शनल यूनिट्स जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, सब एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स एंड ऑफ पीपल्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एट वर्क। सबको मतलब क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमसे जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हर बंदे को अपना काम पता होना चाहिए, टास्क जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबकी जो है क्लियर कट तरीके से जो है सब कुछ लिखा होना चाहिए।
जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एकदम रिकॉग्नाइज करके जो है आप टाइमली सब कुछ सुलझाओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। नेक्स्ट इज अटेंशन टू जॉब डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ अच्छा होना चाहिए। जॉब डिजाइन जो है इस तरीके से डिजाइन करो कि जो है आप जो है आपका एम्प्लॉय जो है वो बैलेंस रहे, उसको वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बोलते हैं, आपके एम्प्लॉय को एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो पिसता ही ना रह जाए, ठीक है, एकदम काम करते करते उसका दिमाग ही ना खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम उसको एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, नहीं कि आप लेट उसको 10 बजे तक ऑफिस में बिठाए रख रहे हो, बेचारा कब घर जाएगा, कब घर पहुंचेगा, कब रेस्ट करेगा, कब सो के फिर से सुबह उठ के आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके का टाइमिंग होना चाहिए, प्रॉपर वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है आपको जो है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट, चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब्स विथ हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपका जो भी जॉब है उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका जो भी आप काम देते हो इट शुड बी चैलेंजिंग, है ना, चैलेंजिंग होगा तभी एम्प्लॉय को करने में मजा आएगा। और जब चैलेंजिंग काम को जब हम करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें किक मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है ना, मजा आता है ना कोई भी चैलेंजिंग काम करने में। सो हमारा जो भी काम हमको दिया गया है इट शुड बी चैलेंजिंग। नेक्स्ट इज इक्विटेबल सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो भी हमारे रिवॉर्ड्स है इट शुड गिव यू अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि आपने कोई भी अचीव किया, कोई भी टारगेट अचीव किया तो हम आपको ये वाला रिवॉर्ड देंगे। इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है, जो आपने काम किया है उस हिसाब से आपका रिवॉर्ड होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। तो इन सब के लिए यहाँ के लिए ये जो स्टेप है इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर दिया जाए, करियर प्रोग्रेशन के लिए टाइमली आप प्रमोशंस वगैरह निकालो, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी निकालो, प्रमोशन निकालो अपने एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो जो है वो लोग जो है अपने करियर में एडवांस कर सके, है ना। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में देना एम्प्लॉयज को इज वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, जस्टिस इन ट्रीटमेंट, फेयर एंड पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो एक फेयर पॉलिसी होना चाहिए, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है वो सब आपको फॉलो करना है। फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई उसको हम थोड़ा पार्शियलिटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको फेयर ट्रीटमेंट, सबको इक्वली आप ट्रीट करो। द ओपन डिस्कशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एम्फोसिस ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस विदाउट डिले और कॉन्फ्रंटेशन। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ओपनली आप डिस्कस करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुंह बंद करके बैठो। कोई भी दिक्कत आए एकदम उसी टाइम उसको रिजॉल्व करो, क्योंकि अगर उसी टाइम रिजॉल्व नहीं करोगे ना बातें जो है बिगड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई दिक्कत आए तभी के तभी रिजॉल्व करो, जो भी डिफरेंसेस है उसको तभी के तभी सेटल करो विदाउट एनी डिले। Next is democratic functioning of the organization with full opportunities for genuine consultation and participation। तो एक democratic functioning होना चाहिए, सारे opportunities consultation होना चाहिए। consultation किसका consultation, यानी कि जो मैनेजर है वो कंसल्ट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स है उसको वो कंसल्ट करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है अपने सबॉर्डिनेट से पूछो, भाई ऐसा प्रॉब्लम आया है, हम जो है आप भी अपनी राय दो, अगर आपके पास कुछ सजेशन है आप भी अपना सजेशन दो। तो इससे एक पार्टिसिपेट एनवायरमेंट रहता है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट रहता है, एम्प्लॉय भी जो है वो खुश रहता है, ठीक है। देन फाइनली देयर शुड बी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग अ नीडेड एंड इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय को फील होना चाहिए कि मैं भी जो है, मेरा कंट्रीब्यूशन भी मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरा कंट्रीब्यूशन भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो मैटर करता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बना रहेगा, ठीक है। सब लोग अगर खुशी खुशी काम करेंगे, एक पॉजिटिव चीज चलता रहेगा तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में खुशी होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि हमारा एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, उसका मोराल हाई रहेगा, जिससे कि वो डायरेक्ट उसके प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, है ना। जो भी हम उसको टास्क दे रहे हैं वो टाइमली करेगा उस टास्क को, और अगर टाइमली टास्क को किया तो क्या होगा, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने जो गोल बना रखा है वो गोल जो है हमारा अचीव हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा हो, और यही हमारा टॉपिक था क्रिएटिंग फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है होना कितना जरूरी है ना, और वो किस तरीके से दिखता है, ये चीजें जो है एक फेवरेबल क्लाइमेट, एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए।
सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 17 जिसको हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट को। इसमें हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर जो है वो होता क्या है। हमने देखा कि कल्चर जो है वो कल्चर क्या चीज होता है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर देखे, देखो किसी भी चीज को आप पढ़ोगे उसके एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर देखा, फिर फंक्शंस ऑफ कल्चर की कल्चर के जो है फंक्शंस क्या है, फिर इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, फिर कल्चर और पर्सन, जो कल्चर और पर्सन है उसका कंपैटिबिलिटी कितना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में हमने देखा कि क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट जो है कल्चर से कितना ज्यादा डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है उनमें, बेसिक डिफरेंस ही है वो हमने देखा। कल्चर और पर्सनल डेवलप कैसे हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, क्लाइमेट को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, डायमेंशंस पढ़ा, एंड फाइनली हमने ये देखा कि एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आप वो उसको क्रिएट करके रखोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में वो बहुत ही ज्यादा मदद हमको करेगा। सो दैट्स इट, हमने ये यूनिट 17 जो है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।